ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पल पल बदलते हुए जा रहे हैं। आप देखिए कि स्क्रीन पर पहले 122 जो आपको नजर आ रही है यहां पर टैली, ये 124 तक पहुंची थी, 25 तक पहुंची थी, 23 तक पहुंची, एक बार फिर से 122 तक पहुंच गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। 74 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो बीजेपी के खाते में 42 सीटें हैं। वहीं अगर आप आरजेडी प्लस देखते हैं तो 112 यहां पर नजर आ रही हैं। अब देवेंद्र, लिए 122 और 117 पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एआईएमआईएम को आप जोड़ेंगे अगर पोस्ट पोल्स किसी भी सिनारियो में, तो आप महागठबंधन में उसको जोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी के हाथ में अगर हो तो वो महागठबंधन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पूरी पहचान ही इस बात को लेकर है कि हम इन लोगों से अलग हैं, इसलिए आप हमें वोट दें। हाँ, एक खतरा ज़रूर रहता है ऐसे छोटे समूह पे कि कोई भी दल, उसमें 2/3 वाली समस्या बहुत छोटी हो जाती है, वो आसानी से आपको तोड़ सकती है, वो चाहे जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो। एक दूसरी चीज़ की जो अन्य हम देख रहे हैं उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं, जैसे काटी की आप बात कर लें, चकाई की बात कर लें, सिकटा की बात कर लें। सिकटा पे दिलीप वर्मा पहले बीजेपी के विधायक रहे हुए हैं, इस बार क्योंकि जेडीयू को टिकट दिया गया था तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो जीते हुए हैं। चकाई की सीट सुमित सिंह जेएमएम से हैं, हालांकि वो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, कभी भी वो बीजेपी या जेडीयू में आ जाएंगे। तो ऐसे कांटी की सीट वो ऑलरेडी जेडीयू के एमएलए रहे हैं पहले, अजीत सिंह, इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो वहां पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए खेमा के पास भी एक बुके है जहां पे अगर 122 के आसपास एक क्वेश्चन बचा हुआ है एनडीए के पास। अगर वो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल बैंक जो मिडवे मार्क है 122 उस पर है, थोड़ा एक आध सीट नीचे भी आ जाए तो भी 2-3 एक जी हाँ, अन्य का क्वेश्चन है। जी हाँ, 3 सीट तक का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो निश्चित तौर पे वहां पे बड़ी समस्या हो जाएगी। और लेकिन इस सब नंबर्स में आप एक चीज भूल रहे हैं कि 112 और 122 में 20 सीटें ऐसी है जिसका मार्जिन 1000 से कम है, तो 122 140 अगर आप ऐसी कुछ सीटें ऐसी जरा बता दीजिए। आप पवन बता रहे हैं जहां पर मार्जिन 1000 वोटों से कम चल रहा है, कम से कम 20 सीटें ऐसी चल रही हैं। बिल्कुल 20 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन काफी कम है। और अगर मैं आपको कुछ पढ़कर बताऊं तो उनमें से हालांकि कुछ सीटों पे नतीजा भी बता रहे थे आ गया है। अतरी है, वहां मार्जिन सिर्फ 848 का है। दिनारा है, वहां पे मार्जिन 170 का है। एक छपरा में शायद उन्होंने कहा कि नतीजा आ गया है, लेकिन 6 का मार्जिन है। नहीं, छपरा की जो सीट है, हाँ 6 वोट का मार्जिन, 6 वोट का है। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं, वहां पर डॉक्टर गुप्ता है, अगर छपरा में है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको लेकर नाराजगी थी लोगों के अंदर। जी बिल्कुल, आरजेडी 6 वोट से आगे, 6 वोट से आगे, तो आगे चल रही है। अब अगर ये दहाई वोटों से फैसला होना है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि ये देर रात तक वोटिंग की काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल सकती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर चरण सिंह सापरा साहब जुड़ गए। अब सापरा साहब, स्वागत है आपका। अभी कुछ कह नहीं सकते, हम भी एक वक्त था ये लगने लगा था कि एनडीए की जो लीड है कंसोलिडेटेड हो चुकी है, लेकिन अब इस वक्त तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल 124 पर एनडीए और 111 पर आपका गठबंधन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, करीबन 1.5 करोड़ वोट जो है वो अभी की गिनती बाकी है, तो इसीलिए ये थोड़ा आवाज रिबाउंड आ रही है, करेक्ट कर देना। अच्छा, हमारे साथ फैजल अली साहब भी जुड़ गए हैं, वो अपनी बात पूरी कर लेंगे। नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही, हम जरा आवाज उनको रिबाउंड आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज जरा रिबाउंड आ रही है, वो थोड़ा सा ठीक कर दो, एको आ रहा है। जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि तकरीबन 1.5 करोड़ वोट अभी गिनती बाकी है, और जिस तरह से अभी आपके पैनल पर ही बैठे विशेषज्ञ बता रहे थे कि कहीं पर 7 वोट से आरजेडी आगे है, कहीं पर बीजेपी 4 वोट से 10 वोट से आगे है, तो ऐसी अनेक सीटें हैं जहां पर मार्जिन जो है 400-500 के बीच में ही है विनर का और रनर अप का। तो बहुत सा इसमें फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से 9 बजे के करीब तक या 10 बजे के करीब तक परिस्थिति क्लियर होगी, और मुझे जहां तक हमारी जो कैलकुलेशंस आ रही हैं पार्टी की तरफ से, वो इस तरह से नजर आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, हम करीबन 125 और 130 के बीच में पहुंचेंगे। 125 से 130 आपने कहा, और 125 पर फिलहाल एनडीए आ गया। एनडीए आप देखिए एक बार फिर 2-3 जो है छलांग लगाते हुए 125 पर आ चुका है। 110 पर आरजेडी है और एलजेपी 0 पर है फिलहाल। हमारे साथ फैजल अली साहब भी हैं आरजेडी से।
फैसल साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक बार जरा कुछ और आंकड़ों की निगाह से हम देख लें बिहार के चुनाव में, क्योंकि अब गिनती देर तक चल रही है और यह भी अब साफ हो गया है कि बहुत सारी परंपराएं, वोटों की परंपराएं वो टूटी हैं। पहले हम जरा सवर्ण वोट की बात करें। अभी तक जो हमको डेटा मिला है उसके हिसाब से सवर्ण वोट हमें क्या बताता है? ब्राह्मण सीटें जहां पर ब्राह्मण वोटों का कुछ प्रभाव है, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें काफी भगवा रंग दिखाई दे रहा है आपको। बहुत सारी जगहों पर बीजेपी और जेडीयू लीड कर रही है। अमित, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं वही देख रहा हूं कि जो कलर आप दिखा रहे हैं सौरभ, इसमें मुझे बस चंद कलर, हथुआ जो एक जगह पे, यह मुझे हैरानी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हथुआ वो जगह है जहां पर लालू प्रसाद यादव का गांव पड़ता है, फुलवरिया, वहां पर अगर ये जीत रहे हैं। और दूसरा आरजेडी का मुझे सीवान में जीतना ये थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि यहां पर बीजेपी का सीट रहा था। कहीं कोई आपको ऐसी कोई कहीं अपर कास्ट वोट जो है तो ये फॉरवर्ड कास्ट वोट, उसमें कोई नाराजगी वाली बात कहीं नजर आई थी आपको नीतीश कुमार के लिए? नहीं, नीतीश कुमार के लिए ये था कि जहां पर अगर आपके विरोधी अगर खेमे से अगर आपके दोनों ही एक ही जाति के आते हैं, अगर ब्राह्मण वोटर खड़े होते हैं तो वहां पर वोट डिवाइड हो जाता है। ये सबसे बड़ा कोई डिवीजन ऐसा वोट का दिखाई दिया? हाँ। इसमें आप कई सीटें देखें, जैसे बक्सर की सीट सीधे सीधे फॉरवर्ड वोट गया है कांग्रेस को, महागठबंधन को, इसके चलते महागठबंधन को वहां पे जीत दिख रही है। ब्रह्मपुर की सीट भूमिहार डोमिनेटेड सीट है, वो आरजेडी को दिख रहा है, जाहिर तौर पे वो वोट उन लोगों ने आरजेडी को किया है। इसके अलावा शाहपुर की सीट, वहाँ पे फॉरवर्ड ने आरजेडी को किया है, शिवानंद तिवारी के बेटे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको दिया गया है। भागलपुर की सीट आप देखिए, भागलपुर की शहरी सीट है और वहाँ पे दिख रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि अभी वो सिटिंग एमएलए हैं, उनको दिख रहा है। तो इसमें कई सारी ऐसी सीटें आपको दिख रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि फॉरवर्ड वोट ने भी आरजेडी को जरूर दिया होगा, जिसके चलते ऐसी सीट वो, लेकिन कैंडिडेट को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए निश्चित तौर पर कैंडिडेट। फैसल साहब, एक बात तो साफ है नतीजों से कि इस चुनाव में कहीं भी ऐसी कोई लहर नीतीश कुमार के खिलाफ, या जिसको आप लोग परिवर्तन कह रहे थे, वो परिवर्तन को लेकर के नीतीश कुमार को हटाना ही है, ऐसी तो कोई ऐसा कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा अभी तक रुझानों में। हालांकि अब 60-65-70% के करीब काउंटिंग की बात आ रही है सामने। अगर ऐसा कुछ होता तो रिफ्लेक्ट हो जाता। इसका मतलब यह है कि जो परंपराएं थी वोट की वो बरकरार रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर और रुक जाइए, शाम होने के बाद ही लालटेन जलता है, तो लालटेन जलने का समय होने दीजिए, लालटेन जलेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप सबने देखा होगा, आप लोग भी फील्ड में थे, कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी एनडीए गवर्नमेंट के लिए, विशेष रूप से नीतीश कुमार के लिए। इसको हम और आप नाकार नहीं सकते हैं। वोट का ट्रेंड क्या हुआ वो एक दूसरी बात है, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि पूरे तौर पे उनके खुद के वोट। कैसे फैसल साहब, दूसरी बात कैसे है? जमीनी हकीकत ही तो दिखाई देनी चाहिए ना नतीजों में, इससे ज्यादा और ग्राउंड की बात क्या होगी? हमारा सबका तो असेसमेंट है, वोटर से बड़ी और क्या बात होती है? मैं आप अपनी बात कर लूं। इस हद तक एंटी इनकम्बेंसी थी कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में नीतीश कुमार का नाम लेना छोड़ गए थे। इस हद तक एंटी इनकम्बेंसी थी कि पूरे बिहार में जो भी पोस्टर लगा था बीजेपी का या एनडीए का, उसमें नीतीश कुमार को हटा दिया गया था। ये सारी बातों पे आप लोगों ने बहुत वृहद चर्चा की है, तो ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी था। अब और क्या कारण हुआ जिससे विवेचना की जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फील्ड में हम लोग भी चूंकि चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों को अंदाजा है कि किस तरह से उनके खिलाफ मैं आपके परिश्रम को, आपके हार्ड वर्क को बिल्कुल झुठला नहीं रहा हूं। आ जा नहीं पा रहे थे फैसल साहब, लेकिन मेरा एक सिंपल सी बात है। देखिए, मैं बिहार नहीं गया, हमारे साथी बिहार होकर के आए हैं। हमने तो यहां से जो देखा वो ये था कि एनडीए ने घोषित तौर पर यह कहा, प्रधानमंत्री ने यह कहा, नड्डा जी ने यह कहा कि चाहे किसी भी पार्टी को कितनी सीट आए, मुख्यमंत्री अगर हम जीतते हैं तो हमारे नीतीश कुमार होंगे। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं था, यह तय था। कोई भी वोटर अगर जेडीयू को वोट कर रहा था, चाहे हम पार्टी को, वीआईपी पार्टी को या बीजेपी को, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा था। उस सूरत में अगर इस वक्त 125 पर वो दिखाई देते हैं और आप 110-111 पर, तो मैं कैसे मान लूं कि ये वोट नीतीश कुमार के खिलाफ है? देखिए सौरभ, आपने सुना होगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप सबको ये पता है कि अंदर खाने क्या चल रहा था। आपको क्या ऐसा लगता है इतनी दिन की पत्रकारिता के बाद कि बगैर बीजेपी आला कमान की मर्जी के या उनके शय पे चिराग पासवान इस तरह की बात कर रहे थे? भाई, आप नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं जनता की बात कर रहा हूं, फर्क इतना ही है। आप सियासत की बात कर रहे हैं, मैं तो जनता ने जो वोट किया उसकी बात कर रहा हूं। जनता ने जो वोट किया है उसके लिए मैंने कहा कि लालटेन जलने दीजिए, थोड़ा समय और निकलने दीजिए। अभी आप लोग आधे एक घंटे पहले तक मैं देख रहा था कि सारे टेलीविजन चैनल पे ये डिक्लेयर कर दिया था कि एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन लोगों ने फिर दे आर होल्डिंग देयर हॉर्सेस बैक। तो अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, इसलिए कि एक घंटा। हाँ, मैं एक बात बहुत और संजीदगी से बता दूं कि अभी मेरी अपनी जानकारी के अनुसार 28 सीटों पे 200 से 500 के अंतर का मामला चल रहा है। 500 के अंतर का मामला, एक ईवीएम खुलेगा, मामला खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी बात,
एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली है सीमांचल से, आपको लगता नहीं वो आपकी सीटें थी जो ले गए वो? नहीं, जाहिर सी बात है कि एमआईएम ने को खड़ा ही किया गया था हम लोगों का वोट काटने के लिए। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही थी। एक गठबंधन वो था जिसमें ओवैसी थे, दूसरा गठबंधन वो था जिसमें पप्पू यादव थे, और तीसरा गठबंधन वो था जिसमें लोजपा थी। तो ये सारे गठबंधन खड़े किए गए थे बीजेपी की ओर से, ताकि हम लोगों के वोट को ये कर सके, बांट सके। चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी अब भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ और ये बात तो सर्वविदित है। सुधांशु जी, आप फैजल अली साहब को सुन रहे थे, आरजेडी के नेता हैं, उनका कहना है शाम अंधेरा होने दीजिए, अभी लालटेन जलेगी। देखिए, वैसे मैं गंभीरता से तो यह कहूंगा कि चुनाव के अंतिम परिणाम तक हम भी प्रतीक्षा करना चाहेंगे, और हम आश्वस्त हैं कि जो संख्या दिखाई पड़ रही इससे कहीं बेहतर परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। परंतु जो वो कह रहे हैं कि शाम होने दीजिए लालटेन जलेगी, तो जनाब जब आपकी सरकार थी तब 22% इलेक्ट्रिसिटी कवर था बिहार में, 78% जगहों पे लालटेन की जरूरत होती थी। अब सभी जगहों पर बिजली पहुंच गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब अंधेरा होने के बाद लालटेन की जरूरत होगी, या लालटेन के युग में बिहार को ले जाने का जो प्रयास है, अभी तक का जो संकेत दिख रहा है, वो लगता है कि विफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप अभी भी गार्डेड लग रहे हैं थोड़े से, सुधांशु जी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम अंतिम आने तक ही, जैसे अभी फैजल अली जी ने एक अच्छी बात कही कि 28 सीटें ऐसी हैं जिनमें 500 का अंतर है, मगर मैं यह भी पूछना चाहूंगा, क्या उन 2800 में आप ही पीछे है क्या? ना, उन 500 में कहीं आप आगे, कहीं आप पीछे। और उन इस तरह के नजदीकी मामले वाली सीटों में भी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, यानी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लगभग वही है जो दिखाई पड़ रहा है। यानी आधी से ज्यादा सीटों पर हम आगे और कुछ पे ये पीछे। तो अगर स्टैटिस्टिकल देखें और वो डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वही रहेगा, तो उसी पैटर्न पे चल रहा है। अब चमत्कारिक रूप से किसी एक के पक्ष में चला जाए तो वो आपके पक्ष में जाए तो आप नजदीक आ सकते हैं, हमारे पक्ष में जाए तो हमारी बढ़त बहुत अधिक हो सकती है। देखिए, ये हमारा अंतिम परिणाम आने पे ये संख्या इससे कहीं बेहतर होगी हमारे पक्ष। ये बात आपकी ठीक है। अगर मान लें ऐसी 25 सीटें हैं जहां पर मार्जिन जो है बहुत कम है, तो ये सोचना कि वो 25 की 25 एक और चली जाएंगी, या 25 में से 20 एक और चली जाएंगी, अभी ऐसा अमूमन होता नहीं और ऐसा लगता भी नहीं है। कुछ इसी से जुड़ा आंकड़ा पवन के पास है, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा, आपको पता लगेगा चुनाव इस वक्त कितने वोटों पर लड़ा जा रहा है। अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत जल्द आपको परिणाम मिलने वाले हैं तो गलत समझ रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी के सिर्फ 81 वोटों से आगे हैं, तो अंदाजा लगाइए मुकाबला कितना कड़ा है। इसके अलावा सिंहेश्वर से चंद्रस चौपाल हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, सिर्फ 30 वोट से आगे हैं। तो इस तरह से यहां ईसीआई की साइट पर अगर हम देखें तो लगभग 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस वक्त 1000 के कम के मार्जिन से आगे या पीछे चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1500 के मार्जिन से पीछे है। जनता दल यूनाइटेड के सकरा से अशोक कुमार चौबे सिर्फ 1500 वोट से आगे हैं। यानी जब ईवीएम इतनी ज्यादा है, काउंटिंग लंबी चल रही है, तो ये पासा कहीं भी जा सकता है। तो 124 और 111 फाइनल नहीं है, बिखराव होगा, जो रिजल्ट है ऊपर नीचे होंगे। तो 10 प्लस कहां होता है वो तय करेगा कि कौन 110 पे होगा और कौन 130 लेकिन छापरा साहब देखें, आप आपका गठबंधन बहुत नजदीक है बहुमत के, भले ही अभी 2 ऊपर दिख रहा है एनडीए, आप भी 111 पर हैं, आगे भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप, यानी आपकी पार्टी, वो आपके गठबंधन को ड्रैग कर रही है। 20 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, जबकि आप 70 पर चुनाव लड़े इस बार। 28 सीटों की जो 500 के अंदर की हैं, उसमें करीबन 8 सीटें या 9 सीटें वो कांग्रेस के वहां पर प्रतिद्वंदी सब हैं। तो इस तरह से नहीं है, हमारा इस तरह से है आंकड़े कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 30 का आंकड़ा पार करेगी। अब बहुत क्लोज फाइट हो रही है हर जगह में, कहीं पर 4 सीट, कहीं पर 4 वोट, कहीं पर 10 वोट, कहीं पर 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट। तो मेरे ख्याल से अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से आप टिप्पणी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ड्रैग कर रही है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी जितनी सीटें जीतनी है वो जीत करके निश्चित रूप से महागठबंधन का जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में हम जरूर उसमें एडिशन करेंगे। देखिए, अगर आप 30 का दावा कर रहे हैं, आप 30 पहुंच गए, तब तो फिर आपका गठबंधन वाकई मुझे कहना पड़ेगा कि जीत की दहलीज पर खड़ा होगा। सुधांशु जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। यही तो जी, अच्छा, आपने ईयरपीस निकाला तो मुझे शक हुआ कि आपको ऑडियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन
ये जो क्लोज फाइट्स वाली सीटें हैं, इसके अलावा अगर उसको अभी हम छोड़ दें, ये जो अभी तक के रुझान हैं, ये चुनाव के बारे में क्या बताते हैं? जैसे मैं पहले कह रहा था, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। 15 साल के बाद अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 125 सीटों पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये मैं केवल नीतीश कुमार के लिए कह रहा हूं, उनके लिए कामयाबी मानी जानी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जो विरोधी दोनों नेतागण बैठे हुए हैं, चुनाव परिणाम हमारा तो मानना हमारे पक्ष में होंगे, ये कह रहे हैं इनके पक्ष में होंगे, परंतु अब 2/3 से अधिक मतों की गिनती हो चुकी। इतना तो स्पष्ट हो गया कि वो तथाकथित लहर जो कही जा रही थी नीतीश कुमार जी के विरुद्ध में है और तेजस्वी यादव के पक्ष में है, वो लहर का नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, अरे भाई, ये पिछले 6 महीने का जो वक्त था तो सबसे बुरा दौर था, कोरोना की क्राइसिस, ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी समस्या, और ये एकमात्र ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि अमेरिका के चुनाव में भी मुद्दा थी और यहां भी मुद्दा थी। वरना आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा बिहार और अमेरिका के चुनाव में कभी वो एक चीज कॉमन हो सकती। उसके बाद अप्रवासी मजदूरों की समस्या, बिहार में वो सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर थे। उसके बाद बाढ़ की समस्या। तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने सबसे बुरे थे 5 वर्ष की हमारी सरकार के शासनकाल के, यूं कहें 15 वर्ष के सरकार के शासनकाल में। और उस बुरे दौर में, और जब एलजेपी हमारे साथ नहीं है, आप सोचिए अगर स्थितियां सामान्य होती और हमारा गठबंधन यथावत इंटैक्ट होता, तब चित्र क्या होता है सहजता से समझा जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव का यह निष्कर्ष बहुत साफ है कि तमाम वादे, तमाम प्रकार के दावे प्रतिदावों के बीच में आप पूरे भारत में देखें तो गुजरात से कर्नाटक तक और यूपी और एमपी से लेके और बिहार तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आज भी इन बुरी परिस्थितियों के बाद भी जनता का प्रबल जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है। एमए फातमी साहब हमारे साथ जेडीयू से हैं। फातमी साहब, स्वागत है आपका। अभी चिराग पासवान जी की पार्टी का जिक्र किया सुधांशु जी ने। देखिए, मामला इतना नजदीकी है, इसीलिए उनकी बात करना बहुत जरूरी है। एक वक्त था वो लग रहा था 5, 6, 7 सीटें शायद वो निकाल ले जाएंगे, फिलहाल 0 पे है उनका आंकड़ा, लेकिन उन्होंने नुकसान आपको पहुंचाया है कई सीटों पर, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। तो अगर ये चुनाव मान लें आपके हाथ से फिसलता है कम मार्जिन से, तो फिर तो ये सवाल बार बार आपको भी कचोटेगा कि क्यों नहीं चिराग पासवान से बात की, क्यों उनको जाने दिया, क्यों उनको नुकसान पहुंचाने दिया। नहीं, अब उसका वक्त निकल गया, लेकिन चिराग पासवान साहब को सोचना चाहिए था जब वो एक गठबंधन में थे तो ये काम नहीं करना चाहिए था। और आज जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अगर इसको लेकर के, तो वो जनता दल यू को हो रहा है, क्योंकि उनकी जो बीजेपी के खिलाफ तो वो थे नहीं, तो बीजेपी को तो फायदा हो गया। बेसिकली जनता दल यू को दोहरी मार पड़ गई। एक तो ये हर सीट पर एलजेपी का उम्मीदवार आ गया और उन्होंने सेलेक्ट करके वोट दिया जो जनता दल यू को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सके। एक तो एलजेपी का वोट जाए और फिर उसमें उन्होंने ध्यान रखा कि ऐसे कैंडिडेट को दो जो बीजेपी का भी कुछ वोट, जो बेस वोट है, उसको ट्रांसफर करा दे। तो मैं ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने अपने सीट पर देखा, फराज फातमी मेरे लड़का खड़े थे, वो 2017 वोट से चुनाव हारे दरभंगा ग्रामीण से। तो वहां पर एलजेपी के उम्मीदवार, एक ब्राह्मण उम्मीदवार थे, 18,000 वोट तकरीबन ले गए वो। तो जो एलजेपी का वोट था वो भी ले गए और कुछ जो एनडीए का वोट कहा जा रहा है वो भी ले गए वो। तो ये कहानी एक जगह की नहीं है, ये पूरे बिहार की। इसलिए जो आप देखते होंगे कि जो सीट कम आ रही है हमारे पार्टी की, उसमें एक बड़ा रीजन ये है। फिर कुछ बयानात इस तरह के आ गए, उससे जो हमारे अक़लियत के लोग थे जो हमें वोट देना चाहते थे जी, वो भी परेशान हुए कि भाई नीतीश जी तो ये नहीं चाहते हैं। नीतीश जी ने तो सर इसीलिए तो ये सवाल पूछा ना हमने कि ये क्यों होने दिया गया, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही अभी तक। मैं फिर एक बार सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। सुधांशु जी, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, बहुत बारीकी से आप लोग चुनाव लड़ते हैं, हर छोटे से छोटे फैक्टर को आप लोग अपनी निगाह में रखते हैं। इतनी बड़ी बात का एहसास ना हो कि चिराग पासवान कितना डेंट करेंगे, ये माना नहीं जा सकता। अभी पवन आंकड़ा बता रहे थे लगभग 6% वोट तो मिल चुका है चिराग पासवान की पार्टी को। ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करें अगर वोटों में, तो 20 लाख से ज्यादा वोट लिए उन्होंने। देखिए, हम ये बात कहना चाहेंगे कि हम कतई नहीं चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो। दुर्भाग्यवश रामविलास पासवान जी का देहावसान हो गया। अगर वो रहते तो शायद परिस्थिति ऐसी नहीं होती और हम अपने एनडीए को यथावत इंटैक्ट रखने में सफल हो पाते, परंतु यह नहीं हो पाया। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद सीटों को लेकर जो एलजेपी के विचार थे वो हमारे विचार से एकदम मेल नहीं खा रहे थे। इस कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन आपको लगता है वो जीत हार का फर्क भी डाल पाए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके और जीत के बीच में चिराग पासवान ही खड़े दिखाई दें बाद में आज रात तक? देखिए, जैसे अभी कह रहे थे कि जेडीयू की सीटों पर कई जगहों पे उन्होंने नुकसान किया है, एक दो जगहों पे हमें भी नुकसान हुआ है। यदि हम एक होते तो मानवीय बात है, जो आंकड़ा दिख रहा है वो इस समय तक बहुत प्रबल रूप में दिख रहा होता हमारे पक्ष में, और हम ये कह सकते थे कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु या लड़ाई जैसी स्थिति नहीं दिख रही होती। जिसको अभी आप मुकाबला कह रहे हैं वो नजदीकी मुकाबले में बहुत आगे होते हैं यदि एलजेपी हमारे साथ होती। हाँ, लेकिन वो आपको जरूर नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। लेकिन फैजल इल्ल साहब, जिस तरह से एलजेपी ने जेडीयू के हर सीट पर अपना कैंडिडेट दिया है और उसमें जो वोट्स उनको मिले हैं वो फायदा पहुंचा गया है आपके कैंडिडेट को, जिसमें आपके तेजस्वी यादव भी आते हैं, तेज प्रताप यादव भी आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों में कोई साठगांठ हो गई हो? क्योंकि उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला अपने किसी भी सभा में, चिराग ने। नहीं, देखिए, सांठगांठ अगर कुछ हो सकती है तो उसके बारे में सुधांशु जी बता सकते हैं, इसलिए कि मेरा अपना मन कहता है, और आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर बीजेपी एक बार सख्ती से कह देती कि चिराग पासवान जी आपको चुनाव नहीं लड़ना है इस तरह से, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जी का इतना बड़ा सियासी कद है कि वो नहीं मानते? जाहिर सी बात है कि इन दोनों की सांठगांठ के साथ ही चिराग पासवान खड़े हुए थे और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उनको खड़ा किया गया था, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली है। देखिए, जो भी स्थिति हो चुनाव की, हम चुनाव जीते या एनडीए चुनाव जीते, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार निपटा दिए गए हैं, और पहले जो बड़े भाई का दम भरते थे, अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में छोटे भाई हो गए हैं। फातमी साहब, आप जवाब देंगे? छोटे भाई हो गए हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी इनको खड़ा, चिराग पासवान को खड़ा करवाकर। तो इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। 76 उनके पास सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है 73 सीट के साथ, और जो आपको टोटल टैली आप देख रहे हैं 121 पर पहुंच गई है और 114 पर आरजेडी है। मैजिक फिगर से नीचे आ गया है एनडीए, 121 पर आ गया है। यानी यहां से खेल शुरू हो जाता है अन्य का, और अन्य में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें से 5 एआईएमआईएम के हैं, और इस बात को आप ख्याल में रखें। और आरजेडी जो है वो आरजेडी प्लस 114 पर है, 121 पर अब एनडीए आ गया। बहुत नजदीकी ये कॉन्टेस्ट जो है वो बनता जा रहा है। सांपरा साहब, अभी लगता है कि रात बाकी और बहुत सा खेल बाकी है। जी हाँ, बहुत सा खेल बाकी है। जिस तरह से सुधांशु जी अभी कह रहे थे कि अगर एलजेपी हमारे साथ में होती तो ऐसे हो जाता, मैं उनको कहना चाहूंगा, मुझे एक बात याद आ गई कि अगर चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती है, उस तरह की बात। तो चाची को तो मूछें थी नहीं, तो इस तरह की बात अभी करके फायदा नहीं। हम भी कह सकते कि अगर हम पार्टी या वीआईपी पार्टी हमारे साथ होती तो हमारी भी संख्या बड़ी होती। तो ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि आंकड़े जो है वो अभी बता रहे हैं कि किस तरफ ये रुख जा रहा है। धीरे धीरे आरजेडी और महागठबंधन जो है उसके आंकड़े एक एक करके बढ़ रहे हैं, और एलजेपी, इत्तेफाक से मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़े अगर देखें तो एलजेपी इस तरह से लग रहा जैसे चिराग तले अंधेरा, लेकिन इस चिराग के अंदर घी और बाती तो भारतीय जनता पार्टी की थी। जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता ने ठीक कहा, जो बीजेपी का एक गेम प्लान था, उस गेम प्लान में वो कामयाब हुए हैं। देखिए, कहावत और है, घर को आग लगी घर के चिराग से। सुधांशु जी, नहीं, एक और कहावत है बिहार में, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। ये हमारे विरोधी आपका हो गया, वो देख नहीं रहे, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ। तस्वीर अब एकदम साफ है कि हमें नुकसान हुआ है एलजेपी से, और आप कह रहे हैं ये हमारी रणनीति थी, हम अपने नुकसान करने की रणनीति क्यों करें? और सापरा जी ने कहा कि वो चाची की मूछें होती। अरे मान्यवर, आप कह रहे हैं कि वीआईपी आपके साथ होती, हम होती तो थे नहीं, तो साथ कैसे होते? हम तो कह रहे हैं हमारे साथ थे, और केंद्र में वो आज कह रहे हैं हमारे साथ हैं। तो मुझे नहीं, दाढ़ी तो है अभी, इसलिए हमका कोफ है कि जब केंद्र में थे तो बिहार के साथ होते, तो आप ये जो वो एक्सपोज की है ना आपकी और एलजेपी की। अरे भाई, हमें नुकसान पहुंचाने की क्या सोच हो सकती है? आरजेडी को नुकसान पहुंचता, आपको नुकसान पहुंचता तो लाभ माना जा सकता था। साफ दिख रहा है कि एनडीए को नुकसान पहुंचा। अच्छा, ये बताइए, जदयू की सीटें कम हुई हैं